कोहली आपके पास आ नहीं पाई थी। सर मुझे ये बता दीजिए, ये कितना जरूरी कदम था अर्थव्यवस्था की जो फिलहाल रफ्तार और जो गोता खा रही है उसे देखते हुए कितना जरूरी कदम था इस वक्त अनलॉक को शुरू करना? बहुत जरूरी था आशा। जैसे कि उस पे चलना होता है, एक टाइट रोप वॉक आपने सुना होगा कि एक रस्सी पे डंडा लेके चला जाता है, इधर झुके तो गिरे, उधर झुके तो गिरे, कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। हुआ क्या है आशा के 2 लाख करोड़ प्रति माह इस लॉकडाउन की कीमत आ रही है देश को। तो हम 3 महीने का ले तो करीब करीब 6 लाख करोड़ का पूरा हिसाब बैठ जाता है। प्रतिदिन 6,667 करोड़ का प्रतिदिन अर्थव्यवस्था को नुकसान। हमने देखा कल जीडीपी के आंकड़े आए, -7.3% हम पिछले साल नीचे गए हैं, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था गिर गई बजाय ऊपर जाने के। अच्छा, हुआ क्या आशा के राज्य सरकारों के पास राजस्व की सूखा पड़ गया, राजस्व आना बंद हो गया, जीएसटी आना बंद हो गया, अन्य स्टैंप ड्यूटी आनी बंद हो गई। तो यहां तक नौबत आने लगी थी कि राज्य सरकारों को अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे खत्म होने की नौबत आ रही है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन आगे, मैं डॉक्टर्स ने अभी बात करी उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ना आशा जी, इसी में से एक और टर्म निकल के आता है कि इकोनॉमिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो सरकार को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ इकोनॉमिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये सरकार को करना पड़ रहा है कि अनलॉक आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जो अभी तक सलामत है और हम चाहते हैं वो सलामत रहे, वो ये कह रहे हैं कि कोविड से तो बच जाएंगे, पर ये ना हो हम भूखमरी से मर जाएं। क्योंकि जो 90-95% आशा आपने शुरू में ये बात कही थी, 90-95% जो यहाँ की वर्क फोर्स है वो असंगठित क्षेत्र से आती है। मतलब वो लोग, उनकी पक्की नौकरी नहीं है। तो जिनकी हवाल तो 1.5 करोड़ लोग ऐसे थे आशा पिछले साल जिनकी पक्की नौकरी भी चली गई थी। और जो असंगठित क्षेत्र है उनकी तो बात मत करिए, इसमें रोज कमाने वाले हैं जिनका प्रोविडेंट फंड भी नहीं कटता है। और दूसरी बात, लोगों की जो सेविंग्स है ना आशा, जो लोगों ने बचत, थोड़ी बहुत बचत सब लोग रखते हैं, पिछले साल वो बचत सारी खत्म हो गई, ये दूसरी मार पड़ गई। अब लोगों के पास बचत नहीं है तो लोग उधार ले लेके काम चला रहे हैं। उधर बैंकों का प्रेशर है, किस्तें ड्यू होती जा रही हैं। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम कोविड से बचें, अपने आप को बचा के रखें, तो जो रोजी रोटी की मार है वो हम कहां तक सह पाएंगे, क्योंकि वो मार तो बहुत लंबी चल सकती है। जैसे कोविड की मार लंबी चलेगी, ये मार भी लंबी चलेगी, क्योंकि नौकरी पेशा अगर चली गई, 6 करोड़ से ऊपर आशा यहां पर एमएसएमईज हैं, जिनको हम स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, उसमें करीब 11-12 करोड़ लोग नौकरी करते हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर ये लॉकडाउन लंबा चलता है तो इसमें से करीब 30 से 40% जो एमएसएमईज हैं वो बंद हो जाएंगे या बंद होने के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे लग रहा है सरकार के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। जान और जहान, जान जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जान बचती है तो जहान जाता है, फिर जान पे बन आती है। तो एक टाइट रोप नहीं सर, लेकिन सवाल ये उठता है ना, अर्थव्यवस्था बचाएं कि लोगों की जान। ये देखिए अभी जो मुलुंड की तस्वीर मैंने दिखाई, संकेत भी मेरे साथ वहां बने हुए हैं, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी शरद कोहली जी। 2795 मौतें रोजाना, और तब अगर इस प्रकार से जैसे ही अनलॉक शुरू होता है भारी भीड़, तो अर्थव्यवस्था बचाएं कि जान? मैं देखिए आशा, मैं कभी भी कोई भी व्यक्ति मुझे मिला के, मैं भी देश का एक नागरिक हूं, अर्थशास्त्री होने से पहले मैं एक इंसान हूं, तो कोई भी ऐसा कदम जो कि जान को बचाए, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं तो आपको सिर्फ जो असमंजस है आर्थिक तौर पे सरकारों के सामने, क्योंकि मैंने बताया ना, सरकार का राजस्व, जैसे आपकी नौकरी है, मेरा नौकरी पेशा है, अगर मुझे तनख्वाह आनी बंद हो जाएगी, मुझे मेरी कमाई होनी बंद हो जाएगी, तो मेरे घर के लोग, ऐसे लोग मैं बता सकता हूं पिछले साल आशा, जहां 35% लोगों के घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, उनको उधार मांग मांग के अड़ोसियों पड़ोसियों से, रिश्तेदार से उन्होंने काम चलाया। तो ऐसी, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो असमंजस की स्थिति है कि आप अर्थव्यवस्था खोलें, या एक तरफ कोरोना फैलता है, दूसरी तरफ गरीबी फैलती है। 375 रुपए आशा, मैं आपको एक बड़ा रोचक आंकड़ा देता हूं, ये बहुत काम की चीज है। 375 रुपए प्रतिदिन एक गरीबी की रेखा की सीमा तय की गई थी। जो 375 से ऊपर कमाता है, एक कमेटी बनी थी, वो गरीबी की रेखा से ऊपर माना जाएगा। ऐसा माना जा रहा है आशा कि पिछले साल से अब तक 23 करोड़ लोग इस 375 रुपए प्रतिदिन से नीचे जा चुके हैं। अब आपको देखिए, मैं जो डॉक्टर्स ने बात कही, बिल्कुल करोड़ों रुपए की बात है कि आपको अपने आप को अगर आप बचाएंगे तभी आप अपना जहान भी बचा पाएंगे। अगर आप अपने को नहीं बचाएंगे तो सरकार मजबूर हो जाएगी लॉकडाउन लगाने को, और फिर आपकी रोजी रोटी पे बात बनाएगी।
तो मुझे लग रहा है जान भी उसी कदम से बचेगी, जहान भी उसी कदम से बचेगा। आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है और समझ नहीं आ रहा शायद कि करें क्या, यही हाल। लेकिन संकेत एक जल्दी से एक बताइए, ये जो मुलुंड है आखिर क्या वजह, कितनी छूट दी गई है यहाँ पर, जहां पर टोल प्लाजा पर जाम लग गया, यानी वर्क फोर्स क्या 100% क्षमता के साथ या 50% क्षमता के साथ अलाउ किया गया है दफ्तरों में इस छूट के साथ? देखिए, मैं आपको अगर मुंबई के अनलॉक के बारे में बात करूं तो बीएमसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक करीब 25% लोग सरकारी दफ्तरों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा करीब 15% के आसपास छूट दी गई है जो प्राइवेट दफ्तर है उनमें। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि जो दुकानें हैं, जो नॉन एसेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई दुकानें या जो भी गैर जरूरी सामान की दुकानें हैं उनको भी खोलने की इजाजत आज से दे दी गई है। और यही वजह है कि हम मुंबई में अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे के बाद से, जब से ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से ही सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। अगर मैं मुलुंड की बात करूं, जहां की तस्वीरें हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, मुलुंड ये टोल नाका है जहां से मुंबई के अंदर प्रवेश किया जाता है। और आपने तस्वीरों में देखा कि भारी तादाद में जो लोग हैं वो वहां से मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब लोगों को लगने लगा है कि सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से छूट दे दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार ने सिर्फ कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन अब लोगों की समझदारी है, लोगों को अब ये समझना जरूरी है कि जिस तरीके से हमने पहली वेव के बाद देखा था कि लोग लापरवाह हो गए थे और दूसरी वेव से सबसे ज्यादा नुकसान मुंबई और महाराष्ट्र को झेलना पड़ा। ऐसे में अब दोबारा इस तरीके की चीजें ना हो, तो सबसे बड़ी समझदारी अब अगर किसी को दिखाना है तो वो आम लोगों को है, क्योंकि सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन साथ ही ये। और मुंबई की अगर बात करें, 676 मामले पासे 676 मामले यहाँ पे कुल मिलाकर के सामने आया है। 29 लोगों की एक दिन के भीतर मौत हुई है। लेकिन अब ये बताइए, क्योंकि ये दोनों जरूरी है, लोग तो निकलेंगे कामकाज के लिए, करे क्या? अभी जैसा शरद जिक्र भी कर रहे थे कि कितने लोग 375 रुपए जो गरीबी रेखा उससे कितने सारे लोग नीचे चले गए सिर्फ इतने दिनों के लॉकडाउन के भीतर, और जो पिछले साल से हम फेस कर रहे हैं कोरोना। लेकिन अब ऐसी स्थितियों में करे क्या? क्या सतर्कता बरतनी पड़ेगी हमारी सरकारों को? जी देखिए, मैं शरद कोहली जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं जब उन्होंने ये कहा कि अनलॉक करना सरकार की मजबूरी है। जैसे लॉकडाउन करना सरकार की मजबूरी थी, उसी तरह से अनलॉक करना भी मजबूरी है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है बहुत सारे लोगों का। हमारा देश जो है अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति में है इस समय जहां पर हर्ड इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है जी। और वैक्सीनेशन भी एडिक्वेटली नहीं हो पाया है। अगर हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो तीसरी लहर की तैयारी तो हमको करनी ही पड़ेगी, हमको वो फेस करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम लोग बार बार ये आपके माध्यम से, सभी माध्यम से जनता से ये अपील करते हैं कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना भूलें, मास्क पहनना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग ना भूलें, हाथ धोना ना भूलें, सैनिटाइजर को इस्तेमाल करना ना भूलें। और इस समय जबकि लेबर क्लास को काम करने की छूट दी गई है कंस्ट्रक्शन साइट पर या फैक्ट्रीज में, वहां के जो उनके ऑनर्स हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस चीज की कंप्लायंस को बहुत स्ट्रिक्टली करें कि हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिन लोगों को छूट मिली है इस समय काम करने की, वहां पर वो उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करवाएं। बिल्कुल, लोगों में थोड़ी तो सतर्कता आई है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि एक डर पैदा हुआ जो सेकेंड वेव में हमने देखा। अस्पतालों की तैयारी, लोगों की तादाद जो थी मरने की, 4,500 लगभग लोग रोजाना मर रहे थे। अब जाकर के ये कई दिनों बाद, 40-45 दिनों बाद ऐसा हुआ है कि 2,795 लोगों की मौत हुई है। लेकिन हमारे साथ क्या डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी इस वक्त मौजूद हैं? नहीं है। डॉक्टर अरविंद कुमार, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि देखिए दोनों चीजें चलाना जरूरी है। लोग निकलेंगे ये भी तय है, आपको छूट देनी पड़ेगी सरकारों को, ये भी तय है, उनको समझाना भी पड़ेगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, खुदा ना करे, भगवान ना करे। अगर सेकेंड वेव की तरह थर्ड वेव की भी, क्योंकि वैक्सीनेशन तो उस तादाद में हो नहीं पाया है, वैसे हालात बनते हैं, तो क्या हम अब तैयार हैं इन हालात से डील करने के लिए? आशा जी, हम तैयार हैं अगर हर इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे डेली, जैसे अगर आप हमारी बात करें, हम डेली बैठते हैं, जो लोग ड्यूटीज पे नहीं है, लगभग अल्टरनेट डे अंडर द लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर वी सिट डेली एंड देन वी इंट्रोस्पेक्ट। हम ये सोचते हैं कि हमें कहाँ पे सुधार करना है।
तो अगर हम तैयार तब हैं जब एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक गांव में एक मुखिया, डेली जो स्टेक होल्डर्स है वो मिलकर बैठें। और जो बार बार हम बात कर रहे हैं बिहेवियर्स के बारे में, हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस के बारे में, लोगों के लैक्सिटी के बारे में, और इस पे अगर निरंतर रूप से हर यूनिट में, मैं कहूं कि हर ऑफिस में, मेरे घर में, आपके घर में, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे डेली इस बात को सोचें कि हम कैसे इस तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं, मजबूती से कायम कर सकते हैं, हम कैसे किसी को और को ऑफेंड किए बिना उसके बिहेवियर में सुझाव के लिए उसको रास्ता दिखा सकते हैं, तब जाके मैं मानूंगा कि ये तैयारी सफल होगा। वरना मैं मानूंगा कि हमने अपने पुराने भूल से हमने कोई सीख नहीं पाई है और हम फिर अब डिजास्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं डॉक्टर बार बार कह रही हूँ, हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। शरद कोहली, आप भी पॉइंट रखना चाह रहे थे, लेकिन ये मजबूरियां कहीं घातक तो नहीं हो जाएंगी? डर ये भी है ना? नहीं, देखिए, घातक, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो घातक तो होंगी आशा, जो हमने पहले देख चुके हैं हम। और मैं आपको जो बताना ये चाह रहा था कि जो जैसे मान लीजिए हम उदाहरण दिल्ली का लेते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे कर रहा हूं, दिल्ली में जैसे कंस्ट्रक्शन खोल दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग खोल दिया गया, ठीक है। अब आपने अगर कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग खोला तो अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर्स आपस में, जैसे मैंने उंगली जोड़ दी ना अभी, ऐसे ही सब जुड़े होते हैं। आप जब अलग से किसी को देखते हैं तो वो खड़ा नहीं हो पाता। अब मान लीजिए फैक्ट्री में सामान बन रहा है, तो उसको अगर सामान बेचना है जाके, तो उसको मार्केट चाहिए, उसको रिटेल चाहिए। तो सरकार के सामने ये भी दिक्कत है कि अगर आप कुछ सेक्टर्स को खोलते हैं, कुछ सेक्टर्स को नहीं खोलते हैं, तब भी अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। आपको धीरे धीरे करके सभी सेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा खोलना पड़ेगा, मजबूरन चाहे खोलना पड़े। पर फिर मैंने जो पहले कहा, मैं उसको दोहराऊंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ सरकार तभी इकोनॉमिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर सकती है अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। वरना लोगों को उधार मांगने का जो सिलसिला है ना आशा, मैं आपको बताऊंगा कि इतने लोगों ने उधार बैंकों से और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से लिया हुआ है कि आज वो लोग वापस उनसे पैसे मांग रहे हैं। आपस में लोगों के बैंकों से रिलेशन खराब हो रहे हैं, बैंक में वो डिफॉल्ट हो रहे हैं। लोगों के जिसने रिश्तेदारों से लिया हुआ था उन रिश्तेदारों से अनबन हो रही है, दोस्तों से, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। पैसे की जो समस्या है, मैं समझता हूं ये मजबूर करेगी लोगों को कि कम से कम हम कोविड के लिए सतर्क हो जाएं, अगर हमें ये सब समस्याओं से निस्तारण पाना है। जी डॉक्टर पासे, वैक्सीनेशन कितनी बड़ी मदद कर सकता है इस वक्त और कितनी ज्यादा तेज किए जाने की जरूरत है ताकि हम इनके बारे में ना सोचें कि खोला जा रहा है तो भी कम से कम लोग गंभीर नहीं होंगे, तो वो एक डर नहीं रहेगा। ये वैक्सीनेशन ड्राइव को कितना तेज किया जा सकता है और आपको क्या लगता है कब तक ये हो पाएगा? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो सबसे जरूरी चीज है इस समय। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम नहीं पहुंच पाए हैं। वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है जो हमको थर्ड वेव से बचा सकता है। और वैक्सीनेशन हमारा, क्योंकि जिस लेवल पर, जिस स्पीड से जितना ज्यादा हो जाना चाहिए था अभी तक, वो नहीं हो पाया है। उसका कारण यही है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, और जो अमेरिकन वैक्सीन हैं उनकी परमिशन अभी तक नहीं मिल पाई है, और जो स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है वो भी अभी मिड जून से ही शुरू हो पाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें आशंका है, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होगा पार्शियल लॉकडाउन खुलने से, तो हमारा वैक्सीनेशन हमारा ऑलरेडी स्लो स्पीड पर है। मेरा ये मानना है कि वैक्सीनेशन की स्पीड जो है इस जून के एंड तक जो है अवेलेबिलिटी अच्छी होगी और उसके बाद वो युद्ध स्तर पर शुरू हो पाएगा। लेकिन उससे पहले का जो समय है, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के द्वारा ही हम बच सकते हैं और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस सेकेंड वेव में सभी लोगों ने कोई ना कोई अपना नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त जरूर खोया है, और उससे थोड़ा सा जागरूकता, थोड़ा सा डर जो है पब्लिक में जरूर आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसके चलते कम से कम लोग जो हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ ध्यान रखेंगे। तो देखिए, बार बार डॉक्टर्स, बार बार एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि अगर जान है तो जहान है। ये बात सही है। अर्थव्यवस्था को भी खोला जाना इस वक्त हमारी सरकारों की भी मजबूरी है और इसलिए खोला भी जा रहा है ताकि आप पर प्रभाव ना पड़े। लेकिन सरकारों को सहयोग करना ये सबसे प्राथमिक, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हर एक इंसान की। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ही होगा हर हाल में, अगर सेकेंड वेव की तरह जो दुर्दशा हुई थी उससे 2-4 दोबारा नहीं होना है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास मेहमानों का। फिलहाल इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार ये खास चर्चा हमारी जारी रहेगी। आखिर कैसे कोरोना से पाएं पार, ब्रेक के बाद इस पर बात।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।